जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्टोही, मेरे साथ राजेश जी। हम बात करने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है। वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया, उन पर केस चलाया जा रहा है आर्म्स एक्ट और ड्रग्स के मामले को लेकर। लेकिन नजर उनकी तेल भंडार पर है, ये बात खुलकर अब सामने आ रही है, क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप भी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उससे वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं। देखिए वंदना, जब उन्होंने दुनिया को बताया कि उन्होंने हमला कर दिया है वेनेजुएला पे और वहाँ के राष्ट्रपति अब उनके कब्जे में है, तो जो उन्होंने बताया था दुनिया को, जो उन्होंने टेलीवाइज जो उस वक्त बयान जारी किया था, उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वहाँ जो तेल का जो भंडार है, वहाँ पर अमेरिका की बड़ी बड़ी तेल कंपनियां जाएंगी, वहाँ पर हम डॉलर्स को इन्वेस्ट करेंगे और उससे हम मुनाफा कमाएंगे, जिससे अमेरिका को फायदा होगा। तो एकदम बिल्कुल साफ है, उसी दिन जब उन्होंने दुनिया को बताया कि अब उन्होंने गिरफ्तार कर चुके हैं मादुरो को, तभी उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि जो पूरा खेल है वो तेल का खेल है। ट्रंप ने जो खेला है वो तेल का खेल है। और यही वजह है वंदना, हमने यहाँ पर बैकग्राउंड में पीछे लिख रखा है कि ट्रंप ने किया तेल का खेल। डेल्सी रोड्रिग्स को, क्योंकि यहाँ पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो उन्हें अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है, जो कि उपराष्ट्रपति थी, इसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप को शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी बात मानेंगे, लेकिन अब वो दबाव बना रहे हैं, उन पर चेतावनी दे रहे हैं कि निकोलस से भी बुरी स्थिति उनकी कर दी जाएगी, गंभीर परिणाम भुगतने होंगे अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया। अमेरिका ये चाहता है कि पूरी तरह से वेनेजुएला पर उनका कब्जा हो। और जो बयान है वो हम हुबहू बता देते हैं दर्शकों को, जो अमेरिका ने की ओर से कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम तेल और दूसरी चीजों के लिए भी पूरी पहुंच हम बनाना चाहते हैं। वेनेजुएला पर हमें पूरा कब्जा चाहिए, ताकि वहां के जो तेल भंडार है उस पर अमेरिका का कब्जा हो सके, अमेरिका उसे अपनी तरीके से इस्तेमाल कर सके। कमला हैरिस ने भी इस बात का जिक्र किया है कि ये सारा जो खेल हो रहा है वो तेल के लिए हो रहा है, और जो व्यक्तिगत हित हैं राष्ट्रपति ट्रंप के, वो उन्हें साधने की कोशिश कर रहे हैं। वेनेजुएला की जो तानाशाही की वो बात कर रहे हैं, या फिर जो मादुरो की सत्ता को लेकर कह रहे हैं कि आर्थिक गिरावट लगातार देश में देखी जा रही है, लोग उनसे मुक्ति चाहते थे, ये तमाम बातें खोखली हैं। देखिए, ट्रंप ने बड़ी चालाकी से पहले दुनिया को ये बताया, लगातार हमले करते रहे वो वेनेजुएला के वेसल्स पे और बाकी वेनेजुएला पे, कि वहां से ड्रग्स की सप्लाई होती है। उन्होंने पहले एक बैकग्राउंड बनाया, कई महीनों से बनाया, और वो ये एलिगेशंस लगाते रहे मादुरो पे कि ये ड्रग्स की सप्लाई करते हैं अमेरिका में और हथियारों की सप्लाई करते हैं, जबकि उनकी जो नजर थी वो तेल के कुओं पर थी। और उसके बाद जब सब कुछ प्लेटफॉर्म जब उनका तैयार हो गया, तो एक रात अचानक वो खुद सिचुएशन रूम में बैठ करके मॉनिटर कर रहे थे, कि खुद मॉनिटर कर रहे थे किसको, एक राष्ट्रपति को, चुना हुआ राष्ट्रपति है, उसको गिरफ्तार नहीं, अपहरण करके वो अमेरिका ले आते हैं। एक देश पे हमला किया और वहां के राष्ट्रपति को आंखों पर पट्टी बांध के, हथकड़ी लगा के, पत्नी सहित वो अमेरिका ले आते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दादागिरी। इसे कहते हैं चीन ने कहा है खुलकर कि आप दादागिरी कर रहे हैं, जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीन बुरी तरह से भड़क उठा है, क्योंकि बड़ा तेल खरीदार है वो वेनेजुएला का। इसके अलावा रूस ने भी इस पर नाराजगी जताई, यहाँ तक अल्टीमेटम दे दिया अमेरिका को कि आप इन दोनों को रिहा करिए, वापस भेजिए। और ये संप्रभुता के खिलाफ है, जिस तरीके से आपने वेनेजुएला पर एक कब्जा किया है। ऐसे तो कोई भी सुपर पावर देश किसी भी छोटे मुल्क पर कब्जा कर लेगा। कल अगर चाइना अगर ताइवान पे हमला कर दे, बिल्कुल हमला कर दे और वहां पे कब्जा कर दे, तो क्या ट्रंप कुछ बोल पाएंगे? अभी जैसे पुतिन ने कर रखा है, 4 वर्ष होने वाले हैं, यूक्रेन का युद्ध अब खत्म नहीं हुआ है, फरवरी में 4 वर्ष पूरा होने वाला है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, जेलेंस्की तो सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को, तो वो तो करेंगे ही। वो उन्होंने क्या कहा? अगर जेलेंस्की के बयान की अगर हम बात करते हैं वंदना, तो एकदम साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है जेलेंस्की ने कि ऐसा ही एक एक्शन वो रूस के खिलाफ लेने की जरूरत है। मतलब वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जाइए एक दिन आप पुतिन को पकड़ के ले आइए, जो कि संभव नहीं है। वेनेजुएला एक छोटा सा देश है और रूस महाशक्तिशाली देश है, और वो टक्कर नहीं, ऐसा नहीं कि ट्रंप ने कोशिश नहीं की। ट्रंप ने पुतिन को कई बार दबाव में लेने की कोशिश की है, और यहाँ तक कि भारत पर भी उन्होंने दबाव बनाया कि रूस से आप तेल खरीदना बंद कर दीजिए। और अब वो बड़बोली बातें भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत ने जो है हमारे दबाव में तेल कम कर दिया खरीदना, और मुझे खुश करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। हालांकि इस तरह की बातें, जब वो क्रेडिट लेने की बातें करते हैं, तो एक्सपोज खुद भी होते हैं, क्योंकि शांति दूत वो खुद को बताने की कोशिश करते हैं कि बड़े बड़े युद्ध मैंने कई देशों के जो है निपटा दिए हैं। लेकिन अब वो खुद वेनेजुएला पर जिस तरह से उन्होंने कब्जा किया है, वो बाकी देशों को भी उकसा रहे हैं कि आप भी ये कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। पहले रूस ने हमला किया है यूक्रेन पे, बाद में अगर ताइवान पे अगर चाइना हमला कर देता है, तो फिर आप किस मुंह से कहेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अच्छा, अगर आप ट्रंप के, हम चूंकि आप ट्रंप पे चर्चा कर रहे हैं, तो ट्रंप क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, वो उसके हकदार हैं, वो यही कह रहे थे, बार बार कह रहे थे।
और वो ये बार बार कहते हैं कि मैं युद्धों को रुकवाता हूं, और वो उन्होंने युद्ध नहीं किया है, एक देश पे हमला करके वहां के राष्ट्रपति का अपहरण करके वो अपने देश में लेकर आए हैं। तो वो युद्ध नहीं वो लड़ रहे हैं वहां। तो आपने तो इतना गलत किया, और आप कहते हैं कि आप शांति दूत हैं, आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो यही है बड़बोलापन, यही है ट्रंप का रियल चेहरा, जो पूरी दुनिया इस पर एक बार अच्छा, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को बताना चाहिए कि कितना वेनेजुएला में तेल है जिस पर नजर है ट्रंप की, क्योंकि कई और भी ऐसे मुल्क हैं उन पर भी इस तरह से हमला कर सकते थे, लेकिन वेनेजुएला को क्यों चुना गया? और पूरे ये टारगेट उन्होंने पहले से बनाया, पूरी प्लानिंग की, लगभग 3 महीने से ये बताया जा रहा है कि पूरी साजिश की जा रही थी, और उसके तहत ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जो ये पूरी कार्रवाई हुई है। तो दर्शकों को ये बता देते हैं सबसे पहले कि आखिर वेनेजुएला ही क्यों गए ट्रंप। तो वहां का जो कच्चा तेल का जो भंडार है वंदना, वो दुनिया का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कच्चा तेल का भंडार है वहां। और एक अनुमान के मुताबिक 303 अरब बैरल वहां कच्चा तेल पड़ा हुआ है। और अगर हम उसको अगर आज के डेट में अगर $57 प्रति बैरल के हिसाब से मान भी लेते हैं, तो उसकी जो कीमत होती है वो 17 ट्रिलियन है। तो आप ये देखिए कि जो अमेरिका हमेशा से अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की ही बात करता है, ये इतिहास गवाह है इस बात का कि जब भी अमेरिका किसी देश पे कब्जा करता है, हमला करता है, तो उसके नजरिए उसमें सिर्फ इतना ही होता है कि वो एनर्जी जो रिसोर्सेज हैं उस पर कब्जा कर सके। तो उसने देखा कि सबसे बड़ा भंडार है, तो उसको हम उस पर कब्जा कर लेते हैं, और इसीलिए उसने दुनिया को एक आईवाश दिया। अच्छा, यूएस कंपनियों को अगर वहां पर एक्सेस मिल जाता है, जैसा कि ट्रंप कोशिश कर भी रहे हैं कि डेल्सी को वो किसी तरह से दबाव में लेंगे, या फिर वहां पर सत्ता हस्तांतरण की वो बात कर रहे हैं कि पूरी तरह अमेरिका को एक्सेस मिल जाए, तो उसके बाद तेल की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? असर पड़ेगा, कितना बड़ा झटका लगेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा कि उनके पास अगर ये पूरा का पूरा तेल का भंडार आ जाता है, तो वो ये क्या करेंगे, ये कि पहले उन्होंने खुद ही कहा है, ट्रंप ने यही कहा था उस दिन कि मैं बड़ी बड़ी जो तेल कंपनियां हैं अमेरिका की, वो वहां जाएंगी, वहां इन्वेस्ट करेंगी और तेल निकाल के वो कारोबार करेंगी। तो कारोबार का मतलब क्या हुआ कि आप सस्ते दाम पे दुनिया को आप तेल बेचोगे। अब सस्ते दाम पे तेल बेच कौन रहा है? तो रूस बेच रहा है, भारत को भी दे रहा है, डिस्काउंट भी देता है। तो अब मकसद क्या है? पहला मकसद ये था ट्रंप का कि एक तो दुनिया के सबसे बड़े भंडार पे कब्जा कर लेना, दूसरा वो 4 वर्षों से कोशिश ये कर रहे हैं कि पुतिन उनके दबाव में आ जाएं और यूक्रेन का युद्ध है वो खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो जो वहां पर जो तेल कंपनियों पे जो उन्होंने बैन लगाया था रूस में, वो इसीलिए लगाया था कि भारत जैसे जो देश हैं जो तेल खरीद रहे हैं रूस से सस्ते दाम पे, उन्हें खरीदना बंद कर दे। लेकिन अच्छा, ऐसा बड़े नहीं कैनवास पर अगर देखा जाए तो यहाँ अमेरिका की नजर चीन और रूस पर है, क्योंकि चीन पर पहले उन्होंने टैरिफ के जरिए दबाव बनाया, दबाव में चीन आया नहीं। चीन वेनेजुएला से बड़ा तेल खरीदार है। दूसरी बात रूस की, रूस में भी क्योंकि भारत के साथ जो तेल का व्यापार होता है उसको लेकर वो लगातार सवाल उठा रहे कि ये बंद होना चाहिए, उनको इस चीज से भी दिक्कत है। तो रूस और चीन पर डायरेक्टली हमला ना करते हुए वो वेनेजुएला को एक मोहरा बना रहे, वेनेजुएला को मोहरा बना दिया। एक तरफ आप चीन के लिए मुसीबत कर रहे हैं, वहां तेल जो है अब ज्यादा महंगे दाम पे मिलेगा। अब अगर मान लेते हैं कि वेनेजुएला से ज्यादा तेल अगर चीन खरीदता था और अब वो अमेरिका के कब्जे में होगा, तो वहां जो प्राइसिंग होगी वो ट्रंप के इशारे पे होगी। तो वो कितना तेल किसको देंगे वो डिसाइड करेंगे। तो एक तरफ आप चाइना को आप टारगेट कर रहे हो, दूसरी तरफ आप सस्ते दाम पे अगर देते भी हो मार्केट में, तो आप टारगेट कर रहे हो पुतिन को। पुतिन चूंकि सस्ते दाम पर दे रहे हैं, तो वो कहेंगे कि आप जितने दोगे हम उससे कम में पूरी दुनिया को देंगे। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो सस्ते तेल जहां पे अवेलेबल होगा वहीं जाएंगे। तो अब अमेरिका के पास ये तेल का भंडार आ गया है, तो उससे जो सबसे बड़ा जो फायदा ट्रंप को जो होने वाला है आने वाले महीनों में या वर्ष में, वो ये होगा कि जो रेवेन्यू जनरेशन है रूस का, जो वो लगातार कहते आ रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध इसलिए खिंच रहा है क्योंकि पैसा कमाते हैं तेल बच करके पुतिन, और उसी पैसे से वो आर्म्स एंड एमुनिशंस बनाते हैं, खरीदते हैं, मंगवाते हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, तो अगर डिफेंस के क्षेत्र में रूस जहां तक पहुंच गया है, अमेरिका वहां नहीं पहुंचा है, उनकी पावर वहां पर कमजोर हुई है। ये कंपटीशन यहाँ पर नजर आता है डोनाल्ड ट्रंप को। इसका एक हथियार वो तेल के जरिए निकाल रहे हैं, दूसरा चीन क्योंकि जो उसके पास खनिज है, जो रॉ मिनरल्स हैं, उस पर वो क्योंकि चाहता है कि उसका पूरा अधिकार रहे और जो बाकी देश हैं अगर वो उनसे मांगते हैं तो वो डील कर सके। तो चीन को इस तरह से काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप। पूरी दुनिया को तो पहले से उन्होंने दबाव में ले लिया था, टैरिफ के नाम पे वो दबाव में सबको ले चुके थे। चाइना कभी भी दबाव में उनके नहीं आता है। आप टैरिफ पे कभी भी चाइना को नहीं दबा पाए, भारत को भी दबा नहीं पाए। तो अब एक ही एक रास्ता बच रहा था कि जहां से सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना करता हो तेल, आप उस पर कब्जा कर ले। तो उन्होंने कब्जा कर लिया है, वो सक्सेसफुल हो गए। और पूरी दुनिया में कहीं सिर्फ कड़ी निंदा हुई है
किसी के वश में नहीं है जो ट्रंप को रोक पाए। ट्रंप ऐसे इंसान है जो कभी किसी के सुनते नहीं है, सवेरे सवेरे उठते हैं, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर देते हैं और कुछ भी उठपटांग कर बैठते हैं। तो अच्छा, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदलती हुई नजर आ रही है अगर बड़े कैनवास पर देखा जाए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी आ गया इसमें, और जो वहाँ के तानाशाह हैं वो क्लियरली बोल रहे हैं कि अमेरिका ने ये ठीक नहीं किया, इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देखिए कुछ देश हैं, आप देखिए नॉर्थ कोरिया, चीन और रूस, ये सुपर पावर हैं। अगर ये तीनों एक साथ आ गए और भारत पर भी क्योंकि लगातार दबाव बना रहा है अमेरिका, तो अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगी। हाँ, लेकिन मतलब इतना बड़ा कोई इतनी बड़ी मुश्किल वो नहीं खड़ा कर पाएंगे कि वो वेनेजुएला से वो छोड़ करके भाग आए। लेकिन उन्हें नुकसान है ना सर, कहीं ना कहीं तो वो अपना फायदा देखेंगे, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे अमेरिका को। हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन अमेरिका के पास खुद का इतना नेचुरल रिसोर्सेज है, खुद का तेल का भंडार है, खुद के आर्म्स एंड एमुनिशन, सुपर पावर है, न्यूक्लियर पावर से सब कुछ है उसके पास। तो इतनी आसानी से आप अमेरिका पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। सारे मिल भी जाते हैं तब भी नहीं दबाव डाल पाते हैं, और यही एक वजह है कि दुनिया भर में इतिहास में हमने कई बार देखा है। लेकिन एससीओ समिट जब हुई थी सर, तब काफी अमेरिका को दिक्कत हुई थी, अमेरिका परेशान हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने देखी थी वो तस्वीर जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग थे, पुतिन थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, तो वो उन तीनों को एक साथ देखकर भी वो अमेरिका में खलबली मच गई थी। स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है तीनों देशों की, और अब नॉर्थ कोरिया भी अगर साथ में आ जाता तो अमेरिका के लिए जरूर चिंता तो बढ़ेगी। RIC की बात कर रही है, रशिया, इंडिया एंड चाइना, तो ये तीन बड़े देश हैं, तीनों जो है सुपर पावर है, रीजनल सुपर पावर्स हैं, और अगर एक साथ मिल जाते हैं, जैसे G8 है, मान लेते हैं कि तीनों, पहले भी RIC था, अगर उसे रिवाइव करने की बात चल पड़ी है, और अगर ऐसा एक प्लेटफॉर्म बन जाता है कि तीनों एक साथ आते हैं, लेकिन उसमें भी राइडर है। चाइना भारत के साथ कभी भी मिलकर एक साथ नहीं आएगा। चाइना रूस के साथ हो सकता है लेकिन भारत के साथ नहीं आएगा। ये बात ट्रंप जानते हैं। ट्रंप कहाँ फायदा उठा रहे हैं? इसी बात का फायदा उठा रहे हैं कि चाइना और भारत एक साथ नहीं आएंगे, रूस अकेला कुछ कर नहीं पाएगा, और तीनों एक साथ आ नहीं पाएंगे। लेकिन ये भी उनको पता है कि रूस का साथ भारत नहीं छोड़ेगा और रूस भारत का साथ हाँ, नहीं बिल्कुल, छोड़ेगा। रूस और भारत का दोनों एकदम ट्रस्टवर्दी जो फ्रेंडशिप होती है वो है यहाँ पर। तो उन्हें ये भी तो पता है ना कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ये है कि हम कभी किसी के मामले में दखल नहीं देते हैं, हम किसी पे हमला नहीं करते, हम न्यूक्लियर पावर का कभी फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। तो उनको ये पता है कि भारत एक शांति प्रिय देश है, तो यहाँ से कुछ बड़ा तो आने से रहा, तो आएगा कहाँ से? चाइना से। आएगा कहाँ से? तो रूस से। तो उन्होंने दोनों को सेट कर दिया। उसके यूक्रेन के युद्ध को सेट करने के लिए तेल के भंडार पे कब्जा कर लिया, चाइना को ज्यादा पैसे खर्च करवाने के लिए उन्होंने तेल के भंडार पे कब्जा कर लिया, और आराम से ये कह रहे हैं कि हमने तो ड्रग्स के लिए उसको अरेस्ट किया है। नहीं, लेकिन ट्रंप ने यहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी, जिस तरह से उन्होंने पूरे इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया है। लोगों को पता चल गया था पहले, उनका तरीका गलत था। ऐसे मीडिया संस्थान थे जिनको पहले से पता था, लेकिन उन्होंने बस उसको पब्लिश नहीं किया था कि पहले ये चीज हो जाए उसके बाद देखेंगे, लेकिन खुद वो एक्सपोज हो गए। डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं इस बात को छुपा नहीं पाए पूरी दुनिया से कि उनका असल मकसद क्या था। और उसी दिन पूरी दुनिया ने यही बात कहनी शुरू कर दी कि एक्चुअली वहां पे जो वो चाहते हैं वो तेल पे कब्जा, मिनरल्स पे कब्जा चाहते हैं। उनको कभी भी वहां के मादुरे से वो ड्रग्स और आर्म्स के सप्लाई से प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एक रास्ता बनाना था, एक प्लेटफॉर्म बनाना था, दुनिया को आईवाश देना था। इसीलिए उन्होंने लगातार एलिगेशंस लगाए, महीनों से लगाए। क्योंकि खाली अगर ड्रग्स की बात होती, फेंटानिल की बात होती, तो जो रॉ मटेरियल है उसका अमेरिका के पास इतना पावर है, चीन से आता है सर। अमेरिका के पास तो वैसे भी इतना पावर है कि अगर आपको ड्रग्स को रोकना हो तो इन चीजों को करने की जरूरत ही नहीं है। बार बार जो आप तो हमले तो कर ही रहे थे, बिल्कुल, तो आप आराम से रोक सकते थे, लेकिन करना तो कुछ और था। दुनिया को कब्जे में लेकर के चौधराहट दिखानी होती है अमेरिका को, अमेरिकन इंटरेस्ट के अनुसार। और अमेरिका की जो आज से नहीं दशकों से यही फॉरेन पॉलिसी रही है वंदना, कि उनको एनर्जी जो रिसोर्सेज होते हैं, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को उन्हें ज्यादा मजबूत बनाना पड़ता है। वो 50 वर्ष आगे देखते हैं उनको। और ये चीज जो बॉडी लैंग्वेज थी वहां पर हमने देखा, जब हथकड़ी पहनाकर उनको निकोलस मादुरो को लाया गया तो वो थम्स अप करते हुए वहां पर नजर आया, फिर वो हैप्पी न्यू ईयर सैन्य अधिकारियों को कहते हुए दिखाई दी। एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव ऑरा उन्होंने दिखाया कि देखिए हम गलत नहीं है, लेकिन हमारे खिलाफ जो एक्शन हुआ है वो ठीक नहीं है। देखिए मादुरो के बारे में हो ये रहा था कि उनका और ट्रंप का बिल्कुल नहीं बन रहा था। अभी अगस्त में ही एक बार बयान दिया था मादुरो ने, यू कावर्ड कम एंड अरेस्ट मी। बिल्कुल, वो वीडियो भी जारी किया, अमेरिका की ओर से जारी हुआ वो वीडियो दिखाया कि आइए आप, हम आपसे डरते नहीं हैं, आप कभी भी कार्रवाई करिए, आप उठा लीजिए। और ट्रंप ने वो कर दिया। ट्रंप ने कर दिया। यहाँ पर मादुरो से यही गलती हो गई है कि भाई आप किससे राय ले रहे हैं? आप ट्रंप से ले रहे हैं। पहले का जो अमेरिका था वो अलग था, जो बाइडेन का अमेरिका अलग था, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का
अमेरिका अलग था। हालांकि पहले भी उन लोगों ने ऐसा किया है, सद्दाम हुसैन को बर्बाद कर दिया, इराक को बर्बाद कर दिया, बहुत सारे ऐसे देश हैं, लगातार अमेरिका यही करता रहा है। लेकिन ट्रंप जैसा एक अगर राष्ट्रपति हो तो आपको पहले से भी सोच लेना चाहिए कि हाँ वो ऐसा कर सकते हैं। और यही दुनिया ने ट्रंप का ये चेहरा देखा है। उन्होंने एक देश पे कब्जा कर लिया, कोई युद्ध नहीं हुआ है वंदना, वहां कोई युद्ध नहीं हुआ है। वहां जाकर के एक राष्ट्रपति को आपने वहां अरेस्ट कर लिया, एक देश पे कब्जा कर लिया। और आज का जो बयान है, आज का जो ट्रंप का बयान है वो ये है कि वी आर इन चार्ज ऑफ वेनेजुएला। बिल्कुल, कुल मिलाकर यहाँ पर अपनी सुपर पावर का बेजा इस्तेमाल किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और इसलिए कई ऐसे मुल्क हैं भी जो उनके खिलाफ खड़े हो गए, जो आलोचना कर रहे हैं। इवन अमेरिका में भी हम देख रहे हैं कि उसका विरोध किया जा रहा है, कई जगह पर प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए हैं। जोरान ममदानी ने किया है, कमला हैरिस ने किया है, कई जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पूरी कार्रवाई हुई है, अब यूएनएससी में क्योंकि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, उस मीटिंग में क्या फैसला होगा, किस तरह से इस कार्रवाई को लेकर कहा जाएगा, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। और हम देखेंगे कि इस बार क्या वाकई कोई सख्त फैसला होता है, क्योंकि एक डमी यूएनएससी को बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और कहीं ना कहीं इसी लूप होल का वो फायदा भी उठा रहे हैं। एक रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, एक रेजोल्यूशन जो ट्रंप के खिलाफ होगा, लेकिन कुछ भी ग्राउंड पे कुछ नहीं कर पाता है यूएनओ और यूएनएससी, क्योंकि वो इतना पावरफुल नहीं रहा। वीटो पावर का इस्तेमाल देश कर लेते हैं ना, हाँ कर लेते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर अब हाँ ठीक है आपने कहा, तो अमेरिका के पास खुद का वीटो पावर है। जब तक वो खुद हाँ नहीं करेगा, कोई भी बड़ा रेजोल्यूशन वहां से पास नहीं होगा। वैसे ही जब चाइना हमारे खिलाफ जो वीटो का इस्तेमाल करता है, या हमारी फेवर में कभी रूस अगर वीटो का इस्तेमाल करता है, तो कुल मिला के वहाँ की जो स्थिति ऐसी होती है कि आसानी से वहाँ किसी देश के बारे में कोई बहुत बड़ा आप फैसला नहीं ले सकते। और कम से कम जब अमेरिका के खिलाफ अगर कुछ आ रहा हो, तो वैसे भी वहाँ बहुत सारे देश होंगे जो अमेरिका से डरेंगे, उनको टैरिफ का डर होगा। लेकिन ये जो मनमानी है, इसको कहीं तो रोकना होगा। अब वेनेजुएला के लोग, मुझे लगता है कि वो जरूर आवाज उठाएंगे। वो तो सेलिब्रेट कर रहे थे। नहीं, वो मादुरो से छुटकारा मिल गया, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब अमेरिका का कब्जा तो वो भी नहीं चाहेंगे, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। लेकिन डेल्सी पर जिस तरीके से दबाव डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं, उससे पता चलता है कि वहां पर तानाशाही खत्म नहीं हुई, अब डोनाल्ड ट्रंप की शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में वेनेजुएला की ओर से क्या कुछ किया जाता है और वहां के लोग किस तरह से अपनी आवाज उठाते हैं, और इस पर हमारी नजर रहेगी। और हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो तेवर हैं वो अभी थमते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद। जय हिंद।